और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं राजस्थान की बड़ी खबर के साथ। दरअसल राजस्थान में आतंकी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एटीएस और आईबी की टीम ने जोधपुर, करौली समेत 5 जिलों के 6 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी और 5 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। वहीं टीम ने एक मदरसे में भी लंबी छानबीन की और ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजस्थान में आतंकी कनेक्शन की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। आतंकी कनेक्शन का पर्दाफाश, टेरर मॉड्यूल का हुआ भांडाफोड़, एटीएस और आईबी का बड़ा एक्शन, 6 ठिकानों पर रेड, 5 संदिग्ध गिरफ्तार। राजस्थान के कुल 5 जिलों के 6 ठिकानों पर उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब एटीएस और आईबी की टीम जोधपुर, जालौर, करौली, सांचौर और चित्तौड़गढ़ में एक साथ पहुंची। भारी सुरक्षा के बीच छापेमारी की गई। टीम ने रेड मारते हुए कुल 5 लोगों को डिटेन किया। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई से देश में मंडरा रहा एक बड़ा खतरा टल गया है। कुल 5 संदिग्ध लोगों को डिटेन किया गया। टीम अब इनसे पूछताछ कर रही है। एटीएस को इन पर शक है कि ये जिहादी माइंडसेट से प्रेरित होकर काम कर रहे थे। गहन पूछताछ में आतंकी तार के राज भी खुल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इन इलाकों से आतंकी फंडिंग और नेटवर्किंग से जुड़ी अहम जानकारी मिली थी और इसी आधार पर संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जोधपुर, सांचौर और पीपाड़ में एक साथ हुई छापेमारी में खुफिया एजेंसियों ने 3 संदिग्ध मौलवियों को हिरासत में लिया है। एटीएस और आईबी को इन 3 मौलवियों पर आतंकी संगठनों से जुड़ाव की आशंका है। जोधपुर के गंगाना क्षेत्र में जिस तरह से एनआईए एटीएस की कार्रवाई हुई थी, ये अरेबिया जो है मदरसा है जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है। बताया जाता है नाम के जो है मौलाना यहाँ लगातार पिछले 13 सालों से यहाँ पढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ के जो कार्यदार, क्या नाम है आपका बा? मेरा नाम तो अब्दुल करीम है। करीम साहब, ये अयूब साहब का क्या मसला हुआ था? अयूब साहब का? हाँ। मेरे को पता नहीं साहब। कितने सालों से यहाँ पढ़ाते थे? अयूब साहब तो 13 साल तो मेरे को हो गया, ये 13 साल चल रहा है। हाँ। ठीक है ना, मैं तो कोई तंता हटा नहीं होने आकर ऐसा और पढ़ा हुआ है। मैंने आया पहले पढ़ा दो, कब आयो कद नहीं आए हुए पता नहीं मेरे को। तो क्या आंसू में कोई एजेंसियां वगैरह आई थी यहाँ पूछताछ करें? कोई आई थी एजेंसियां वगैरह यहाँ पूछताछ? मैं नहीं सुने, नहीं देखा। बताया जाता है अयूब को जो है उनके घर से जो है हिरासत में लिया गया था। लेकिन ये मदरसा है जहां आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों को जो है तालीम दी जाती थी और निश्चित तौर से कह सकते हैं 13 सालों से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। लेकिन किस तरह की पढ़ाई की जा रही थी और किस तरह के जो इनपुट्स एजेंसियों को मिले, वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका नाम है जो चंदा वसूल करने के साथ साथ जो है अलगाववादी तत्वों को वो चंदे भेजा करते थे। इसमें जोधपुर के चोखा से आयूब को पकड़ा गया है। आयूब के खिलाफ ठोस इनपुट भी मिले हैं। सूत्रों के अनुसार आतंकी संगठनों से संपर्क के सबूत मिले हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग नेटवर्क से जुड़े होने की भी आशंका है। दूसरी कार्रवाई सांचौर में हुई। यहाँ मदरसे से एक मौलवी को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि सांचौर के झेड़ियावास इलाके में स्थित एक मदरसे पर छापा मारा गया। इस मदरसे के मौलवी उस्मान को हिरासत में लिया गया। तीसरे एक्शन की खबर जोधपुर के पीपाड़ से आई। पीपाड़ में एटीएस ने अनवर खान के पुत्र मसूद को हिरासत में लिया। मसूद को एटीएस की कार्रवाई की हल्की सी भनक लगी तो वो अंडरग्राउंड हो गया, लिहाजा वो मौके से भाग गया। लेकिन एटीएस ने लगातार उसे ट्रैक किया और थोड़ी देर में टीम ने दूसरे ठिकानों से उसे पकड़ लिया। बड़ी जो है कह सकते हैं कि इस तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह से ये लेकर जा रहे हैं और अब पूरी सिक्योरिटी के साथ आप देखिए एटीएस की टीम यहाँ से रवाना हो रही है और निश्चित तौर से कह सकते हैं 3 युवकों को जो हिरासत में लिया था काले पर्दे लगा दिए और कह सकते हैं कब जो है इन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। एनआईए, एटीएस और जो है आईबी की तीनों की ज्वाइंट कार्रवाई है। साथ ही साथ अगर कह सकते हैं कि जो इस कार्रवाई के बाद में अब जो है अब इनको यहाँ से दूसरी जगह कहाँ ले जाया जा रहा है ये नहीं बताया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं 3 युवकों को जो है हिरासत में लिया गया था और जो है यहाँ से ये टीम है जो निकल गई है। सूत्र ये बता रहे हैं इनको जयपुर लेकर जाया जा रहा है। लेकिन बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं एनआईए, एटीएस और आईबी की हुई है जिसमें निश्चित तौर से जो है देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले युवकों को हिरासत में लिया है। साथ ही साथ उनसे पूछताछ कर आगे का नेटवर्क खंगालने का प्रयास एजेंसियां करेगी। इसके साथ साथ 3 कार्रवाई जयपुर, करौली और चित्तौड़गढ़ में भी हुई। करौली के ढोलीखार मोहल्ले में हुए एक्शन में एटीएस ने जुनैद को हिरासत में लिया।
राजस्थान में 6 अलग अलग ठिकानों पर एटीएस और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की संयुक्त कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। जो कुछ बड़ी कार्रवाई हुई है वो मारवाड़ में हुई है, सांचौर में 1 जगह, जोधपुर में 2 जगह एक्शन हुआ है, 1 एक्शन करौली में हुआ है, जयपुर में भट्टा बस्ती में एक्शन हुआ है और इन सब एक्शन में अलग अलग जगह जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से कुछ को एटीएस के दफ्तर लाया जा चुका है, बाकी को पुलिस लेकर के पहुंच रही है। पुलिस को ये अंदेशा है कि ये बड़े टेरर नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। टीम ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं जिनकी जांच की जा रही है। मदरसे में छानबीन के दौरान एटीएस की टीम ने कई लोगों से पूछताछ की। स्थानीय प्रशासन ने भी एहतियातन मदरसे के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक किसी आतंकी संगठन का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन एजेंसियों को विदेशी फंडिंग और संदिग्ध संपर्कों पर शक है। अभी फिलहाल एटीएस और आईबी कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। इसमें वो संदिग्धों की विदेशी संपर्कों की जांच कर रही है, वही फंडिंग के सोर्स का भी पता लगाने में जुटी हुई है। ऑनलाइन कट्टरपंथी गतिविधियों पर भी नजर गड़ा रखी है। वही मदरसे की आर्थिक ट्रांजैक्शन की पड़ताल भी की जा रही है। एटीएस और आईबी ने फिलहाल आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन स्थानीय पुलिस को भी सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच के बाद साफ होगा कि क्या राजस्थान आतंकी नेटवर्क का नया ठिकाना बनता जा रहा है या एजेंसियों ने इस समय रहते इस खतरे को टाल दिया है। जोधपुर से अरुण, हर्ष और मुकुल, सांचौर से गणपत, करौली से सागर, चित्तौड़गढ़ से सलमान मंसूरी के साथ जयपुर से शशि मोहन की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और राजस्थान हाईकोर्ट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से एक ईमेल मिला जिसमें अदालत को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरा मेल मिलते ही हाईकोर्ट परिसर खाली कराया गया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जयपुर पुलिस, बम निरोधक दस्ते और एटीएस की टीम लगातार छानबीन कर रही है। हाईकोर्ट में बम से मचा हड़कंप, हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी, कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, धमकी भरे ईमेल से मचा हड़कंप, ईमेल के बाद मची अफरा तफरी। जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट को मिली बम धमकी ने हड़कंप मचा दिया। शुक्रवार सुबह अदालत प्रशासन को एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था कि कोर्ट को बम से उड़ाया जाएगा। जैसे ही ईमेल की जानकारी प्रशासन और पुलिस को मिली, पूरे परिसर को खाली कराया गया। लगातार जो जांच एजेंसियां हैं, डॉग स्क्वाड है, बॉम्ब स्क्वाड है और एटीएस की टीमें हैं, वो लगातार जांच कर रही है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी संदिग्ध वस्तु है वो हाईकोर्ट के किसी भी परिसर से नहीं मिली है। हालांकि अभी जो है जो मुख्य जो भवन होता है हाईकोर्ट का, उसको पूरी तरीके से जो है उसकी हर बारीकी से जांच की गई, लेकिन उसमें कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाने के कारण जो है अन्य जो परिसर हैं वहाँ पर जो है चेकिंग की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड होते हैं और बॉम्ब स्क्वाड, दोनों टीमों के द्वारा जो कह सकते हैं कि यहाँ पर गहनता से जांच की जा रही है। वहीं जो तीसरी टीम है साइबर एक्सपर्ट की टीम के द्वारा जो है किसने ये मेल भेजा है, क्यों भेजा है, इसके पीछे की मंशा क्या है, इसको लेकर भी जो है जांच एजेंसियां हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा जांच की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी भी जो है कुछ समय जो कह सकते हैं कि कुछ समय और लगेगा, क्योंकि पूरा ये परिसर है काफ़ी बड़ा है और उस परिसर के अंदर जो है कई ऐसे जो एरिया है जिसके अंदर पार्किंग की बात कीजिए या फिर अन्य परिसर की बात कीजिए, वहाँ पर भी जो है लगातार जो कह सकते हैं कि जांच एजेंसियों के द्वारा जो है जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया। कोर्ट के अंदर और आसपास के इलाकों में बारीकी से तलाशी ली गई। अब तक किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। अभी जो बात की थी हमने, अभी तक 2 मुकदमों में, इस तरह के मुकदमों में गिरफ्तारियां पहले हुई थी, उनकी भी आइडेंटिफाई, जो पीछे का एक आदमी उसमें जेल में बताया गया है। फिर भी जो टेक्निकल टीमें काम कर रही है उसके आधार पे जो चीज़ें निकल के आएगी उसी आधार पे बताते हैं। कई घंटे तक यहाँ सर्च किया गया, अभी तक कुछ मिला है? कोई संदेह नहीं, अभी तक नहीं मिला, लेकिन अभी हमें सर्च की जो कार्रवाई है वो जारी है। अभी एडवोकेट्स चैम्बर है वो सर्च किए जाने बाकी है, अभी पार्किंग एरिया वो सर्च किया जाना बाकी है। चूँकि हाईकोर्ट परिसर काफ़ी लंबा चौड़ा परिसर है, इसलिए थोरोली सर्च करने में अभी टाइम लगेगा।
सर मुख्य रूप से क्या क्या सर मतलब जो अलग अलग ब्लॉक बना रखे या किस किस परिसर को किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया गया? वो बीडीएस टीम्स का अपना खुद का एक इंटरनल ट्रेनिंग होती है, उसके हिसाब से अपना काम करते हैं। पुलिस का कहना है कि ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर टीम को लगाया गया है। धमकी किस लोकेशन से भेजी गई इसका पता लगाया जा रहा है। कोर्ट की जो ऑफिशियल मेल एड्रेस थी उसके ऊपर मेल आया था, और मेल के कंटेंट में सिर्फ हाईकोर्ट परिसर में बम होना और बम से हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी थी। कोई स्पेसिफिक जगह का या किसी कारण का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। मेल की जो टेक्निकल जो जांच पीछे होनी है, कहाँ से जनरेट हुआ है, कहाँ से है, वो टेक्निकल टीमें काम कर रही हैं। अभी पुलिस की टीम है वो एएससी और बीडीएस की टीमें हैं, डॉग स्क्वाड है, वो काम कर रहे हैं। सभी चैम्बर्स को एडवोकेट्स के ऑनरेबल जजेस के उनको एक बार खाली करवा लिया गया और एक बार बीडीएस टीमें उनकी थोरोली एक बार सर्च कर लेंगे, उसके बाद आगे। धमकी के चलते हाईकोर्ट की कार्यवाही कुछ समय के लिए रोक दी गई। कोर्ट प्रशासन ने सभी कर्मचारियों और वकीलों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासनिक आदेशों का पालन करें। आप अगर मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम जो एजेंसियों के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लगातार जांच करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से तमाम लोगों को जो है, तमाम जो वकील हैं उनको सभी को जो है बाहर खुले परिसर के अंदर भेजा गया है, क्योंकि इस तरीके की अगर जो कोई भी ईमेल या फिर सूचना मिलती है तो उस सूचना को ध्यान में रखते हुए, उसकी जो गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर सभी वकील और जो कर्मचारी हैं उन्हें खुले के अंदर रख के जो है सेफ्टी के लिहाज से वहाँ पर रखा गया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे परिसर को सैनिटाइज कर रही हैं और ईमेल की भाषा, स्रोत और आईपी एड्रेस का विश्लेषण किया जा रहा है। जयपुर पुलिस के मुताबिक धमकी की सच्चाई सामने आने तक हाईकोर्ट परिसर में चौकसी बढ़ा दी गई है। जयपुर से बाल वीरेंद्र की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। दरअसल अपने आप में ये बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि हाईकोर्ट को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिलती है और कैसे सब कुछ होता है जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की आपको जरा कोशिश करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे ये पूरा ईमेल सामने आया और कोर्ट को ये धमकी भरा ईमेल कैसे मिला। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को धमकी मिली है और अज्ञात युवक के ईमेल के जरिए ये धमकी मिली है और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई इस दौरान, जिसमें कहा गया मेल में नाबालिगों से रेप घटनाओं पर गुस्सा जाहिर किया गया और रेप की घटनाएं जो बढ़ रही हैं उसको लेकर के सवाल उठाए गए। तुरंत बिल्डिंग खाली कराने की चेतावनी दी गई। धमकी भरे ईमेल से कोर्ट परिसर के अंदर उस दौरान अफरा तफरी मच गई। वहीं प्रशासन ने कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करवाया। स्टाफ को सुरक्षा के लिहाज से तुरंत बाहर भेज दिया गया। कोर्ट के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और वहां पर खलबली सी मच गई। कोर्ट के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और कोर्ट परिसर की तलाशी शुरू की जाती है। वहीं तलाशी में कोई भी संदिग्ध चीज वहां पर नहीं मिलती है, लेकिन इससे हलचल और हड़कंप जरूर मच जाता है। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी इसी तरीके की धमकियां मिल चुकी हैं। जरा वो भी आपको दिखाते हैं और आप जरा देखिए कि पहले भी इसी तरीके से धमकियां मिल चुकी हैं। मई 2024 में जयपुर के स्कूलों को धमकी मिली और 55 स्कूलों को एक साथ ईमेल से धमकी दी गई थी। वहीं स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का यह मामला सामने आया था और लगातार मिल रही धमकियों के बाद स्कूलों को खाली कराया गया था, तलाशी ली गई थी, लेकिन उस वक्त भी कोई भी संदिग्ध चीज उस स्कूल के अंदर नहीं मिली। मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जांच के दायरे में है और ऐसा इसलिए क्योंकि ईमेल रूस से भेजा गया था, इसीलिए सवाल उठता है। अब आपको यह भी बताते हैं कि कब कब ऐसी धमकियां मिली हैं, जरा उसके बारे में भी आप जानिए। दरअसल स्कूलों के बाद अदालतों को धमकी मिलने का इस सिलसिला शुरू हुआ। शहर की निचली अदालतों को 2 बार धमकी दी गई। ईमेल पर बम रखे जाने की यह सूचना मिली थी और जयपुर सेशन कोर्ट को भी ईमेल से बम की धमकी मिली। इमारत को खाली करा करके उसकी तलाशी ली गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमों ने 2 कार्रवाई में पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी कर रहे एक शातिर और मारवाड़ गुजरात में नशे के सप्लायर की धरपकड़ की। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि ऑपरेशन विश्वयुग्म के तहत कार्रवाई में दोनों को गिरफ्तार किया गया। आईजी ने बताया कि आरोपियों को हेरोइन के प्रत्येक पैकेट को उधर से इधर करने में 1 लाख रुपए का कमीशन मिलता था। जहर के कारोबार के खिलाफ इस ऑपरेशन में पुलिस को कैसे मिली कामयाबी,
खुद आगे देखिए आप। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने किस तरह से पाकिस्तान से लाकर जो ड्रग्स आ रहे थे और उसको आगे इंडिया में उसे भेजने का काम जो कर रहे थे, पहले पिता ने किया था, उसके बाद बेटे ने कर लिया। इस पे बातचीत के लिए मेरे साथ है विकास कुमार जी। विकास जी, क्या नाम दिया आपने इस ऑपरेशन का और क्या उसके पीछे मतलब क्या था? इस ऑपरेशन का नाम विश्वयुग्म दिया गया था क्योंकि यह जहर का धंधा था, मादक द्रव्यों का धंधा था, और युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा। तो पिता और पुत्र की जोड़ी मिलकर इस काम को करती थी। एक पार्टी पाकिस्तान में, एक पार्टी भारत में, तो यह एक जोड़ी थी। और बाड़मेर में एक नोड था और दूसरा नोड पंजाब और दिल्ली में था। तो इस तरीके से लगातार इसमें कई सारे कपल्स बन रहे थे, पेयर्स बन रहे थे, और ये जहर का कारोबार था। तो इसके हिसाब से इसका नाम विश्वयुग्म दिया गया था। जी, जो ये पकड़े गए हैं, पहले फादर, उस टाइम फेंसिंग नहीं थी तो वो सीमा पार चले जाते थे, और उनके जो रिश्ते थे वहाँ पर पाकिस्तान में, उसका इन्होंने यूज़ किया है। जैसा ऑल ऑफ अस नो, हम सबको मालूम है कि गोल्डन क्रिसेंट जिसको कहते हैं, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, जहाँ बड़े बड़े पैमाने पे अफीम की खेती होती रही है, पैदावार होती रही है, और उससे हेरोइन बनाकर भारत में आपूर्ति करने का धंधा बड़े समय से चल रहा है। विगत कुछ समय से आपने देखा होगा, ड्रोन के माध्यम से भारत में बड़ी तादाद में हेरोइन गिराने का धंधा चल रहा था। राजस्थान में ड्रोन का, पश्चिमी राजस्थान में ड्रोन का तो कम था, पर फेंसिंग से जो बाड़बंदी है, जो तारबंदी है, उसके माध्यम से फेंक कर यहाँ रखना और फिर पंजाब के लोगों का यहाँ से उसको ले जाना, इसकी लगातार सूचनाएं थी और लगातार यह चीज़ें चल रही थी। उसी में 2022 में एक बड़ा रैकेट खोला गया था जिसमें पाकिस्तान के माध्यम से तारबंदी से 9 से 10 पैकेट फेंके जाते थे। ऊँट पर चढ़ के यह गैंग जाता था और ऊँट को चराने या ऊँट के इसकी सवारी के माध्यम से, बहाने से उसको उठाकर रख लेता था, और फिर एक कोड दिया जाता था पंजाब के तस्करों को कि आपका कपड़ा आ गया है, आप सिलाई के पैसे दे जाओ और अपने कपड़े ले जाओ। तो उनको यह समझ में आ जाता था कि हमारा माल सीमा पार से आ चुका है। तो जिसको कहते हैं हारे लगे ना लगे फिटकरी रंग चोखा आ जाए, तो ना इनको उत्पादन करना था और ना ही इनको बाजार ढूंढना था। इनको सिर्फ उसको सेफ कस्टडी में रखना था और सौदागर अपने आप ले जाया करते थे। उसके बदले इनको हर एक पैकेट के लिए 1 लाख रुपया मिला करता था। तो यह धंधा बड़े लंबे समय तक चलता रहा। चूँकि यह जो परिवार है, इस परिवार की एक बेटी की शादी 30-35 साल पहले पाकिस्तान में हुई। तो जब तक तारबंदी नहीं थी, बताया जाता है कि बड़े बेखटके जाया करते थे और वहाँ से लेकर आते थे। तारबंदी होने के बाद कुछ दिन तक यह धंधा रुका, पर उसके बाद फिर जब ये VOIP कॉल्स वगैरह की व्यवस्था बैठी, सुरक्षित कम्युनिकेशन की व्यवस्था बैठी, तो इनका फिर पुनः संपर्क हो गया और उस माध्यम से यह कारोबार बड़े लंबे समय से चल रहा था। तो पिता ने अपने बेटे को सिखाया है ये, और जो आपने बताया कि इसमें जो ये कुरियर का काम करते हैं, आपने बताया था कि एग्जैक्टली जो ड्रग ट्रेड है उसमें एक्रोनिम जो है और उसके हिसाब से कौन कौन क्या काम करता है, वो थोड़ा सा बताइए। ड्रग ट्रेड में 4-5 नोड होते हैं। एक नोड होता है जहाँ यह पैदावार होती है, जो ज़्यादातर पूरी दुनिया में जिस तरह की अफीम भारत में उत्पादन होता है, यह सिर्फ एक जगह लाइसेंस दिया जाता है इसका, वह है भारत में। भारत की 3 जगहों पे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ही पूरे विश्व में इस अफीम का उत्पादन होता है। उसके अलावा जहाँ भी होता है ये अवैध है, चाहे म्यांमार में हो रहा हो, चाहे अफगानिस्तान, ईरान में हो रहा हो, यह अवैध है। तो वहाँ उत्पादन होने के बाद दूसरा नोड होता है जो उसको व्यापारिक मात्रा में और व्यापारिक वैल्यू क्रिएट करते हैं, यानी उसको हेरोइन में बदलना, स्मैक में बदलना, ब्राउन शुगर में बदलना। फिर एक तीसरा नोड होता है जो इसको सप्लाई करने का काम करता है। चौथा नोड होता है जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। 5वां नोड होता है जो कुरियर का काम करता है, जो लेकर उसको सप्लायर से फिर विक्रेता के तक पहुँचाने का काम करता है, वो नोड होता है। और एक बीच में सेफ कस्टडी का नोड होता है, ताकि जो कड़ी से कड़ी जुड़ती है वो लिंक टूट जाए। तो यह सेफ कस्टडी वाला जो लिंक था, वह लिंक इस गैंग के द्वारा चलाया जा रहा था। तो इनका पूरा गैंग चल रहा था, ये फादर सन का, मतलब दोनों, या खाली 2 लोग ही इन्वॉल्व थे? पूछताछ में आया है और जैसा अभी तक के अनुसंधान में आया है, जो हम लोगों को बताया गया है कि ये लंबे समय से चल रहा था और बहुत सुरक्षित तरीके से यह धंधा चल रहा था। भारतमाला सड़क के बाद थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो गया था, क्योंकि भारतमाला के बाद यहाँ से अमृतसर तक पहुँचना बहुत ही आसान है, जिस पर चेकिंग भी अपेक्षाकृत कम है। तो इस तरीके से यह धंधा चल रहा था। यदि आप ध्यान दें तो
इसी वर्ष 60 केजी हीरोइन पंजाब पुलिस ने भी बरामद किया बाड़मेर के इलाके से। तो यह चीज़ इस चीज़ की ओर इशारा करती है कि हो सकता है सीमा पर हमारे एक अलग तरीके से, जैसे ड्रोन की चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हैं और ड्रोन के माध्यम से इस पर काफ़ी कवायद की जा रही है, पर यह सीमा पार से फेंक कर और फिर इसकी आपूर्ति करना, यह 2-3 लगातार केसेज आ चुके हैं जिसके माध्यम से यह खतरे के स्केल पे अगर देखा जाए तो बहुत खतरनाक लाल श्रेणी में जा रहा है। राजस्थान में बढ़ रहे हैं लगातार इस तरह के केसेस जहां पर नारकोटिक की स्मगलिंग जो है बड़े पैमाने पर हो रही है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। वहीं राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एनसीबी के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांजे की सबसे बड़ी अवैध खेप का भंडाफोड़ किया और इस अभियान का नाम ऑपरेशन गांजा जन रखा और उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में 50 बीघा से ज्यादा भूमि पर गांजे की फसल उगाई जा रही थी। इस खेती से 8000 से ज्यादा पौधे बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि गांजा गुजरात, दक्षिण राजस्थान, उत्तर गुजरात और पंजाब के युवाओं तक पहुंचाया जा रहा था। ये पहली बार है जब राजस्थान में गांजे के इतने बड़े आपूर्ति स्रोत को जड़ से खत्म करने में सफलता मिली। अंबे माता की शोभा यात्रा लेकर निकली टीमों ने अचानक उदयपुर के कोटड़ा इलाके में जाकर जब धुआंधार दबिश देना शुरू किया तो इतने बड़े पैमाने पर गांजे की खेती के खेल का खुलासा हुआ जो अत्यंत विस्मय, आश्चर्य एवं हैरत का विषय है। अभी तक यह कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक की हुई कार्रवाई में 50 बीघा से ज्यादा क्षेत्र में गांजे की अवैध खेती के इस काले कारोबार का पता लग चुका है। उसको ध्वस्त किया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यहां से जितना गांजे का उत्पादन हो सकता था वो पूरे राजस्थान को लंबे समय तक आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त होता। अभी तक के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 30 करोड़ से लेकर ऊपर किसी भी स्तर तक कीमत हो सकती है इस गांजे की खेती से उत्पादन किए गए गांजे की। मेरा मानना है कि यह अभी तक इस पूरे राज्य में गांजे के खिलाफ, गांजे की खेती के खिलाफ, गांजे की आपूर्ति के खिलाफ की गई सबसे बड़ी अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्रवाई है। राजस्थान प्राइम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।